हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 12 का पोल साइंस का, जिसका नाम है कोल्ड वॉर एंड नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको कहते हैं हम। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले तो यार आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप 11th पास करके 12th में आ गए हो। ठीक है जी, आई होप ये वाला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहे। ओके सो हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है जी, देखो आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से हो रहा है। बट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पर जाने से पहले कुछ चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम चैप्टर में कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टोरी वे में आपको चैप्टर समझाऊंगा मैं कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ठीक है जी, उससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके सो मैं आपको बता दूं, आपके चैप्टर की शुरुआत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से होती है। ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1914 में। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं समझा देता हूँ। देखो 1914 से पहले जो भी कुछ हुआ था ना, जो भी आपने पढ़ा था, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, उसका जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ एक कंट्री या दो कंट्री पे था। ठीक है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ फ्रांस पे पड़ा था। ठीक है, जो रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट है वो मेजरली आपको रशिया में देखने के लिए मिला था। बट 1914 में कुछ ऐसा हुआ जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दुनिया के ज़्यादातर देशों को इम्पैक्ट करने वाला था। ठीक है, क्या हुआ 1914 में ऐसा? 1914 में हुआ जी वर्ल्ड वॉर। अब ये वर्ल्ड वॉर क्या होता है? वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है जब बहुत सारे देश, दुनिया के बहुत सारे देश, कंट्री आपस में लड़ने लग जाए, तो उसी को कहते हैं वर्ल्ड वॉर। अब ये पहली बार हो रहा था, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है जी कि जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था वो क्यों हो रहा था, क्यों बहुत सारी कंट्री आपस में लड़ रही थी? इसके दो रीज़न है जी। पहला रीज़न तो ये है कि कंट्री वांट टू इंक्रीज़ देयर एरिया। जो कंट्री थी वो अपना एरिया बढ़ाना चाहती थी, तो इसलिए उसने साथ वाली कंट्री पे हमला कर दिया ताकि उसका एरिया भी ले सके। और दूसरा रीज़न था रिसोर्सेज। ठीक है, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को देखा जी इसके पास तो रिसोर्सेज है, इसलिए हम इस पर हमला करेंगे। ठीक है जी, ओके, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ओके अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में है ना, जो वर्ल्ड था वो पूरे दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में बढ़ चुका था। दो अलग अलग ग्रुप बन चुके थे। जैसे स्कूल में होता ना, अकेले पकेले लड़ाई लड़ने में मज़ा नहीं आता, दो ग्रुप बन जाते हैं स्कूल में, तो वैसे ही हुआ था कि वर्ल्ड भी दो पार्ट में बट गया। एक को कहा गया सेंट्रल पावर, एक को कहा गया अलाइड पावर। अलाइड पावर को अलाइज पावर भी कहते हैं, और अपना जो सेंट्रल पावर है उसको एक्सिस पावर भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है जी, अब अलाइड पावर में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर। ठीक है, आज जो है यूएसएसआर आप किसी कंट्री का नाम नहीं सुनोगे, क्योंकि यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे, और उसमें से जो सबसे बड़ा पार्ट था वो रशिया है। ठीक है, आज जिस कंट्री का नाम रशिया पड़ चुका है यूएसएसआर का, आप यही समझ लो अभी के लिए। ठीक है, और एक कंट्री थी यूएसए और जापान, ये सारे के सारे पार्ट थे अलाइड या अलाइज पावर के। ठीक है जी, और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर और एक्सिस पावर के जो कंट्री थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे एक्सिस पावर के कंट्री थी। ठीक है, एक्सिस ग्रुप में आते थे, और ये सारे सारे अलाइड ग्रुप में आते थे। ओके जी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। एक तरफ ये जर्मनी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, और दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, रशिया भी आपको पता है ना कितना ताकतवर है, और यूएसए, जापान। तो बिल्कुल लाजमी सी बात है कि जो अलाइड पावर था वो वर्ल्ड वॉर जीत गया। ठीक है जी, अब जब अलाइड पावर वर्ल्ड वॉर जीत गया ना, तो उसने कहा जी हमारा तो बहुत सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे चीज़ों का नुकसान हुआ था। तो अलाइड पावर ने बोला जी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है, और हम जीते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ तो इनाम मिलना चाहिए, और हमारे डिस्ट्रक्शन की भरपाई तो होनी चाहिए। हमारा जो इतना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई तो आप करोगे ही करोगे, है ना। तो अब क्या किया, अलाइड पावर ने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार बना दिया जर्मनी को, और ये कहा कि ये जो भी वर्ल्ड वॉर हुआ है ना वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की वजह से हुआ है। ठीक है, और ये बोला कि इस जर्मनी को ही इन सारे के सारी चीज़ों को कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस सारी की सारे वर्ल्ड वॉर में जितना भी नुकसान हुआ इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला। 1918 में अलाइड पावर जीत गई। उसके एक साल बाद हुई एक ट्रिटी, यानी एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन अलाइड पावर और जर्मनी, जिसमें जर्मनी पे बहुत सारी कंडीशन लगाई गई और जर्मनी को बहुत सारी चीज़ें बोली गई। जैसे जर्मनी को ये बोला गया कि आपको क्या करना है, अलाइड पावर को कंपनसेट करना पड़ेगा, $6 बिलियन देने पड़ेंगे, इसके साथ अपनी टेरिटरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये बात बोली गई। ओके सो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया ना, तो लोगों को समझ आया कि यार ये वर्ल्ड वॉर तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग मरे थे इसमें। ठीक
ठीक है। तो इसीलिए पीस मेंटेन करने के लिए कि दोबारा ये वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, 10 जन 1920 को बनाया गया था। ये इंटर गवर्नमेंटल था, यानी बहुत सारी कंट्री की गवर्नमेंट ने मिलकर ही बनाया था, जिसका काम था पीस को मेंटेन करना। ओके जी, बट इसने अपना काम ढंग से नहीं किया, ये बायस हो गई। ठीक है, ये जो लीग ऑफ नेशन था ना, वो हमेशा अलाइड पावर जो जीती थी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसी का सपोर्ट करता था। अगर मान लो जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में कोई टेरिटरी का डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो जो लीग ऑफ नेशन था ना, वो हमेशा ग्रेट ब्रिटेन का ही सपोर्ट करता था, जो अलाइड कंट्री थी उसी का सपोर्ट करता था। और इसी वजह से, इसी बायसनेस की वजह से हुआ जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन था वो फेल हो गया था। ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही दो ग्रुप बट गए वही, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, 1914 टू 1918 तक चला। उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1939 में स्टार्ट हुआ। उसमें वही दो ग्रुप बन गए थे, एक्सिस पावर और अलाइज पावर। ठीक है, एक्सिस पावर में इस बार जर्मनी, इटली और जापान थे। ठीक है, और अलाइज पावर में इस बार फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसएसआर और चाइना। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यार इसमें यूएसए नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना यूएसए पार्ट था, ठीक है, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए पार्ट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि यूएसए ने बोला जी ये वर्ल्ड वॉर बड़ी ख़राब चीज़ है, मेरे बहुत सारे लोग मरे हैं, मैं ये वर्ल्ड वॉर में पार्ट नहीं लेना चाहता। ठीक है, मैं किसी भी टाइप की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। पर उसके बाद एक्सिस पावर के जापान ने पंगे ले लिए अमेरिका से। उसने क्या किया, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, ठीक है, पर्ल हार्बर पर बहुत सारे बॉम्ब गिरा दिए। कब गिराए, 7 दिसंबर 1941 में। ठीक है, और अमेरिका ने उसके बाद कहा ठीक है जी, अगर आपको वॉर लड़नी है तो फेस टू फेस ही लड़ते हैं। और अमेरिका ने दिसंबर 1941 में ही अलाइज पावर को ज्वाइन कर लिया। कहते हैं ठीक है यार, अगर आपको लड़ना ही है तो फेस टू फेस की लड़ाई कर लड़ते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जापान के साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री बन चुका है, और शायद ही कोई कंट्री अब किसी दूसरी कंट्री के साथ ऐसा करेगी जैसा अमेरिका ने जापान पे किया। अमेरिका ने क्या किया, जापान के 2 सिटीज़ पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए, एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए। ठीक है, और एटॉमिक बॉम्ब वो नहीं होते जो सिर्फ बम गिरा दिया और लोग मर गए। आज तक जापान के बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तक वो विकलांग पैदा होते हैं, उनकी जीन्स तक जा चुका है ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का रिएक्शन था। ठीक है, और ये बॉम्ब जो गिरे गए थे वो कब गिरे गए थे, पहला जो बॉम्ब गिरा गया था वो हिरोशिमा में गिरा गया था। आपने हिरोशिमा और नागासाकी सुना ही होगा। तो पहला बॉम्ब जो गिरा गया था वो हिरोशिमा में गिरा गया था। कब गिरा गया था, 6 अगस्त 1945 को गिरा गया था, जिसका जो कोड नेम था वो लिटिल बॉय था। ठीक है, ये नाम ही लिटल है, ये लिटल था नहीं, बड़ा तगड़ा धमाका किया था, बहुत ही बुरी तरीके से हिरोशिमा के लोगों को नुकसान पहुंचा था। ठीक है, और दूसरी तरफ जो सेकंड बॉम्ब गिरा गया था वो उसके 3 दिन बाद ही गिरा गया था, 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, 8 अगस्त के मिडनाइट में गिरा गया था, तो टाइम फिक्स नहीं है। तो अगर आपको MCQ आता है तो कंफ्यूज मत होना, अगर 8 आता है ऑप्शन में तो 8 भी आप मार्क करना। मान लो अगर 9 ना हो, 8 दे रखा हो तो आप 8 भी मार्क करके आ सकते हो। ओके, और वो गिरा गया था नागासाकी में। कब गिरा गया था, 9 अगस्त को, और उसका कोड नेम क्या था, फैट मैन। ठीक है जी, अब ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा न्यूक्लियर धमाका होने के बाद जापान को तो सरेंडर करना ही था, और जापान ने कर दिया सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दिया कि जी ख़त्म, मेरी तरफ से वॉर ख़त्म, मैं सरेंडर करता हूँ। ठीक है, बट इसके होने के बाद ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरे अमेरिका ने, तो अमेरिका को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये बोला जापान तो वैसे ही अमेरिका से बहुत ही वीक कंट्री थी। ठीक है, कुछ टाइम बाद जापान वैसे ही सरेंडर कर देता। ठीक है, आपको न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की ज़रूरत नहीं थी, बट अमेरिका ने कहा कि मैं चाहता था जल्दी से जल्दी वॉर रुक जाए, इसलिए मैंने उस पर एटम बॉम्ब गिरा दिए। बहुत ही बकवास जस्टिफिकेशन था, बट यही जस्टिफिकेशन अमेरिका ने दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा से, क्योंकि देखो पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ नहीं हुआ था, बट सेकंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ हुआ। तो सब लोगों ने कहा यार अगर ऐसी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ होते गया तो ऐसे तो सारी कंट्री ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए दोबारा से एक पीस मेंटेन करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। बेसिकली ये लीग ऑफ नेशन का ही बड़ा पार्ट था, बट ये बायस नहीं था। ठीक है, ये किसी की तरफ नहीं लेता था, जो सच है वही बोलता था। उसका नाम था यूनाइटेड नेशन। ठीक है, UN जिसको बोला जाता है। कब बनाया गया था, 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं 6 दिन बाद ही, यानी 30 अक्टूबर 1945 को ही
इंडिया ने यूएन को ज्वाइन कर लिया था। ओके जी, क्लियर हो गया। अब है ना, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अमेरिका ने सिर्फ़ और सिर्फ जापान को दिखाने के लिए बॉम्ब नहीं गिरे थे, उसने किसी और कंट्री को भी दिखाने के लिए ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे। वो किसी और कंट्री को भी डराना चाहता था। किस कंट्री को डराना चाहता था? वो डराना चाहता था जी यूएसएसआर को। ठीक है जी। अब कुछ अटपटी सी बात लग रही होगी आपको, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका और यूएसएसआर अलाइज पावर में ही थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दोनों में ही जो हमारे यूएसएसआर थे और यूएसए थे, वो दोनों की दोनों एक ही ग्रुप में थे। तो क्या दिखाना चाहता था अमेरिका? और ये जो इनके बीच में लड़ाई थी, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? मैं आपको बता दूं, वो जो लड़ाई थी वो थी आइडियोलॉजिकल वॉर। ठीक है। और 1945 यानी जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ ना, वैसे ही इन दोनों के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई। कब? 1945 में स्टार्ट हुई, 1991 में ख़त्म हुई। ठीक है, जिसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। अब सबसे पहले तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 1 साल 2 साल तक अगर वॉर चलती है तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तो ये जो वॉर थी, ये जो कोल्ड वॉर थी, ये तो ऑलमोस्ट 46 ईयर चली थी, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। बट मैं आपको बता दूँ, ये कोल्ड वॉर थी। ठीक है। अब कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? कोल्ड वॉर बेसिकली होता है कि किसी भी टाइप के वेपन वगैरह का यूज़ नहीं किया गया था, खून खराबा नहीं हुआ था। ठीक है, चलो जी, ये भी हमें समझ आ गया कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चली थी। ठीक है, लड़ाई हो गई थी, बट वो लड़ाई किस लिए हुई थी? वो लड़ाई हुई थी जी आइडियोलॉजी की वजह से। इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर थी। ठीक है, जो अमेरिका था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था या सोशलिस्ट को सपोर्ट करता था। अब इसका मतलब क्या है? देखो जी, ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ। इसको एक एग्जाम्पल के वे से समझाता हूँ मैं आपको। एक तरफ है यूएसएसआर और एक तरफ है अमेरिका। ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो अमेरिका के पास एक खेत है, ठीक है, एक फार्म है। ओके, अब अमेरिका के पास 2 तरीके हैं। या तो वो क्या करे, उस पे फार्मिंग करे, ठीक है, और सोशल वेलफेयर करे, क्योंकि उस पे फार्मिंग करेगा तो लोगों को खाने के लिए मिलेगा और सोशल वेलफेयर होगा। ठीक है। या अमेरिका के पास एक दूसरा तरीका है कि फैक्ट्री लगाए और पैसा कमाए। ठीक है, उस फैक्ट्री लगाए और उसका प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करे। तो अमेरिका क्या करेगा? फैक्ट्री लगाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट कंट्री वो होती है जो ट्रेड वगैरह करती है और जिसका ज़्यादातर जो मेन एम होता है ना, वो मनी माइंडेड होता है, पैसा कमाना होता है। बट अगर मैं यूएसएसआर की बात करूँ तो वो एक सोशलिस्ट कंट्री थी। ठीक है, अगर उसको भी ऐसे 2 चारे मिलते, 2 ऑप्शन मिलते कि आपको फार्मिंग करनी है, फैक्ट्री लगानी है, तो यूएसएसआर क्या करता है? वो फार्मिंग ही करता, सोशल वेलफेयर ही करता। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार इसमें लड़ने की क्या बात है? अमेरिका कैपिटलिस्ट है तो उसे पैसे कमाने दो, यूएसएसआर सोशल वेलफेयर कर रहा है तो उसे सोशल वेलफेयर करने दो, इसमें लड़ने की क्या बात है? कोल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हो गया इसकी वजह से? अब देखो, ध्यान से सुनो। जो यूएसएसआर है ना, वो एक सोशलिस्ट कंट्री था। ठीक है, वो सोशल वेलफेयर करना चाहता था, वो दूसरी कंट्री से ट्रेड नहीं करना चाहता था। ठीक है, वो नहीं चाहता था कि किसी भी दूसरी कंट्री से ट्रेड करे। ठीक है, बट अमेरिका जो था वो तो यही चाहता था कि दूसरी कंट्री से ट्रेड करे, क्योंकि अमेरिका क्या करता था? ज़्यादा प्रोडक्शन करता था, और अगर अमेरिका दूसरी कंट्री को चीज़ें देगा तभी तो उसके पास पैसा आएगा, है ना? तो अब इसमें लड़ने की बात देखो क्या थी। अगर सारी की सारी कंट्रियाँ सोशलिस्ट हो जाती तो क्या अमेरिका कभी भी ट्रेड कर पाता? अगर सारी की सारी कंट्रियाँ सोशलिस्ट हो जाती, सोशलिस्ट कंट्री क्या होती है? जो किसी के साथ ट्रेड नहीं करती। ठीक है, किसी भी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करती, तो अमेरिका को बड़ा नुकसान होता। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोशलिस्ट बन जाती सारी की सारी कंट्रियाँ। इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहती थी कि सारी की सारी कंट्रियाँ सोशलिस्ट बन जाए, और जो यूएसएसआर था वो ये नहीं चाहता था कि सारी की सारी कंट्री कैपिटलिस्ट बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर सारी की सारी कंट्रियाँ कैपिटलिस्ट बन गई ना, तो यूएसएसआर पे वो प्रेशर डालेगी कि जी हमारे से ट्रेड करो, हमारे से ट्रेड करो। तो इसी वजह से दोनों के बीच में क्या हो गया? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ओके जी, आई होप आपको समझ आ गया हो कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो क्यों चल रही थी। ओके जी, ओके। सो कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? अ थ्योरी और सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी एंड ईच पर्सन कंट्रीब्यूट रिसीव अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड नीड। वही है कि लोगों को, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर्टी जितनी भी ओन्ड होती है ना, वो कम्युनिटी की होती है, गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान देती है कम्युनिस्ट में। ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली कंट्री में। ओके, और यहाँ पर क्या होती है? मार्केट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि क्या चीज़ बनानी है, क्या चीज़ नहीं बनानी।
कौन चीज़ें बेच सकता है, कौन चीज़ें नहीं बेच सकता, ठीक है। बट दूसरी तरफ जो अमेरिका था वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, और कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या होता है, एन इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री वॉज कंट्रोल बाय ओनर्स फॉर प्राइवेट रेदर देन अ स्टेट। मतलब गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता ट्रेड से, ठीक है। गवर्नमेंट किसी के भी ट्रेड में इंटरफेयर नहीं करती। अगर आपको खेत लगाना है तो खेत लगाओ, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा पैसा कमाओ, फैक्ट्री लगाओ, ठीक है। जो अमेरिका है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। ओके जी, क्लियर हो गया आपको कि इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री था और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, ठीक है। अमेरिका नहीं चाहता था कि जितनी भी कंट्री है वो सारी की सारी कम्युनिस्ट बन जाए, और यूएसएसआर नहीं चाहता था कि सारी की सारी कंट्रियाँ क्या बन जाए, कैपिटलिस्ट बन जाए। इसी की वजह से इन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो वही है। अभी कोल्ड वॉर क्या थी, अब देखते हैं कोल्ड वॉर की डेफिनेशन। द कोल्ड वॉर इज़ अ लॉन्ग पीरियड, यानी 45 से लेकर 1991 तक चली थी ना, ऑफ अ टेंशन बिटवीन कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड वही अमेरिका, ठीक है, एंड द कम्युनिस्ट कंट्री ऑफ ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। ईस्टर्न यानी ईस्टर्न साइड में अपना, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, ईस्ट साइड में अपना यूएसएसआर पड़ता था, तो इसलिए ईस्टर्न वर्ल्ड लिखा हुआ है, ईस्टर्न यूरोप लिखा हुआ है, और वेस्ट साइड में हमारा यूएसए पड़ता था, इसलिए यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। द वेस्ट वॉज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, जो वेस्ट साइड था वो यूनाइटेड स्टेट लीड करता था, ठीक है, और जो ईस्ट साइड था उसे यूएसएसआर लीड करता था। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई होगी, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या था, ठीक है। अब इसको कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता था, मैंने आपको बता ही दिया, ये ब्लडलेस वॉर थी, यानी किसी भी वेपन वगैरह का यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों ने वेपन वगैरह का यूज़ क्यों नहीं किया जी। अमेरिका ने जब जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए तो यूएसएसआर में गिराने में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम पता है क्या थी? प्रॉब्लम थी लॉजिक ऑफ डेटरेंस। दोनों को पता था कि दोनों ही पावरफुल कंट्री है। अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब तो इसलिए गिरा दिया क्योंकि जापान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे। अगर जापान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होते तो अमेरिका कभी भी जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराता, क्योंकि उसे पता था कि जापान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं, तो वो कुछ नहीं कर सकता, हमारे पे दोबारा हमला नहीं कर सकता। बट अमेरिका को पता था कि यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और अगर हम अटैक करेंगे न्यूक्लियर वेपन से तो वो भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या किया, दोनों में से किसी भी कंट्री ने वॉर को इनिशिएट नहीं किया, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। द लॉजिक ऑफ डेटरेंस मीन व्हेन बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड अगेन एन अटैक ऑफ द कॉज। मतलब जब दोनों के पास इक्वल कैपेसिटी हो किसी भी अटैक के अगेंस्ट जवाब देने की, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट, और इसी वजह से दोनों में से कोई भी पार्टी इनिशिएट नहीं करती, दोनों में से कोई भी पार्टी वॉर को स्टार्ट करने में इनिशिएट नहीं करती कि यार जी, अगर यूएसएसआर को पता था कि अगर उसने थोड़ी अड़ंगी डाली और वॉर को इनिशिएट किया तो उसको भी बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए उसने भी स्टार्ट नहीं किया। और सेम अमेरिका भी सोच रहा था कि अगर मैंने वॉर की स्टार्टिंग कर दी तो मेरा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए दोनों ने ही वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। दे सपोर्ट अपोजिंग साइड इन द कॉन्फ्लिक्ट इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वो क्या करते थे, इनडायरेक्ट लड़ाई करते थे। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, अगर मान लो यूएसएसआर की किसी दूसरी कंट्री से लड़ाई हो जाती थी ना, तो अमेरिका उस दूसरी वाली कंट्री को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो डायरेक्टली यूएसएसआर से वॉर नहीं लड़ता था, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था, ठीक है। अब है ना एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, जो अमेरिका था ना वो थोड़ी छोटी कंट्री था, एरिया वाइज थोड़ा छोटा था, और जो यूएसएसआर था वो एरिया वाइज बहुत बड़ा था। तो है ना अमेरिका को थोड़ा डर लगने लगा कि यार ये बड़ी कंट्री है, ये अगर मेरे पे हमला कर देगी तो शायद ये मेरे से जीत सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से अमेरिका ने बनाया मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या होता है, अ मिलिट्री अलायंस इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी इन विच द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एग्री टू म्यूचुअल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इन केस ऑफ क्राइसिस। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने क्या करा, मिलिट्री अलायंस बनाया, ठीक है। उन सब कंट्रियों को अपने साथ मिला लिया जो कि कैपिटलिस्ट थी, और उनको ये बोला कि अगर कोई भी कंट्री मेरे पे हमला करती है, ठीक है, तो आप भी मेरे साथ मिलकर जवाब देना, और अगर कोई कंट्री आप पे हमला करेगी तो मैं भी आपके साथ जवाब दूंगा। मतलब मिलिट्री अलायंस का मतलब होता है कि अगर उस मिलिट्री अलायंस के अंदर आपने किसी भी एक कंट्री पे हमला कर दिया ना, तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पे हमला समझा जाएगा, और जितनी भी कंट्री उस मिलिट्री अलायंस में है वो सारे के सारे मिलकर जवाब देगी,
ठीक है, मिलकर लड़ाई लड़ेगी उस कंट्री के खिलाफ जिसने उन पे उनके किसी भी कंट्री पे हमला किया है। ठीक है, इसलिए अमेरिका ने बनाया एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था नाटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, और अमेरिका ने ये मिलिट्री अलायंस कब बनाया था? 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, आपकी बुक में ईयर लिखा होगा, डेट नहीं लिखी होगी, बट मैंने लिख दी है। ठीक है, ओके। और सेकंड पॉइंट है कि वही जो नाटो बनाया गया था वो डिफेंस और इकोनॉमिकल पॉलिसी के लिए बनाया गया था, ताकि इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हो। ठीक है, नाटो के अंदर जितनी भी कंट्री आती है वो आराम से ट्रेड कर सके और साथ में डिफेंस तो मिले ही मिले। ठीक है, जैसे कि अगर नाटो की कोई दूसरी कंट्री है तो उसको पता था कि यार अगर मैं नाटो में आऊँगा तो अमेरिका नाटो के अंदर है, तो अगर मेरे पे कोई हमला करेगा तो उसको जवाब अमेरिका भी देगा। और सेम अमेरिका के साथ था, अमेरिका को ये पता था कि अगर कोई कंट्री या यूएसएसआर मेरे पे हमला कर देगा तो ये सारी की सारी कंट्री मिलकर जवाब देगी। ठीक है, सो स्टार्टिंग में क्या थे, 12 कंट्री ही थी नाटो के अंदर। ओके, और वही था इसका एजेंडा कि आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम कंसीडर एज द अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो वो सब पे अटैक माना जाएगा। ठीक है, ईच ऑफ दीज स्टेट वुड बी ऑब्लाइज टू हेल्प अदर। मतलब जो भी नाटो के अंदर जितनी भी कंट्री थी ना, उनको हेल्प करनी ही पड़ती। अगर कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे, नाटो की किसी एक कंट्री पे भी हमला कर देता ना, तो नाटो की सारी कंट्री को हेल्प करनी ही पड़ती उस कंट्री की। ठीक है, जिस पे हमला हो रहा है। ओके, और मैं आपको बता दूं कि नाटो को है ना वेस्टर्न अलायंस भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नाटो को वेस्टर्न अलायंस क्यों बोला जाता है? तो चलो जी मैं आपको बताता हूँ नाटो को वेस्टर्न अलायंस क्यों बोला जाता है। ठीक है, देखो जी, यहाँ पर है ये अपना अमेरिका हो गया। ठीक है, और ये अपना यूएसएसआर हो गया, रेड कलर में यूएसएसआर है। ठीक है, ये ना यूरोप है। ठीक है, यूरोप की जो वेस्ट वाली साइड यानी ये वाली साइड जो था वो नाटो के अंदर आता था। ठीक है, इसलिए ही नाटो को वेस्टर्न अलायंस बोला जाता था। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? ओके, और जो नाटो का एम क्या था? नाटो का एम यही था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलने से रोकना। यानी यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनिस्ट थी। तो नाटो का ये भी काम था कि यूएसएसआर किसी दूसरी कंट्री को कम्युनिस्ट कंट्री ना बना पाए। ठीक है, ये काम भी था नाटो का। ठीक है, अब जब यूएसएसआर को पता चला जी कि अमेरिका ने क्या किया है, अपना एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है जिसका नाम है नाटो, तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर के मन में भी डर था कि यार अब नाटो तो ज़्यादा ताकतवर हो गया, अमेरिका तो ज़्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है। ठीक है, और अगर उसने हमला कर दिया तो, क्योंकि अब तो वो बहुत सारी कंट्री आ गई है नाटो के अंदर, तो इसीलिए यूएसएसआर ने भी क्या करा, एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम रखा उसने वार्सा पैक्ट। ठीक है, वार्सा की कुछ फुल फॉर्म नहीं है, वार्सा असल में एक जगह का नाम है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर है वार्सा। ठीक है, यूएसएसआर के अंदर यानी रशिया का एक छोटा सा पार्ट है वार्सा। ओके, सो वार्सा पैक्ट वाज आल्सो नोन एज ईस्टर्न अलायंस। अब जो वार्सा है उसको ईस्टर्न अलायंस बोला जाता था। मैंने अभी आपको बताया था कि नाटो को वेस्टर्न अलायंस बोला जाता था, क्योंकि ये जो येलो में है ना, ये नाटो के कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि यूरोप की वेस्ट साइड में नाटो की कंट्री है, इसलिए इसको वेस्टर्न अलायंस बोला जाता था। और यूरोप की ईस्ट साइड में ये रेड कलर से जो दिख रहा है आपको, ये वार्सा पैक्ट की कंट्री थी, इसलिए वार्सा पैक्ट को ईस्टर्न अलायंस भी बोला जाता था। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट वाज लेड बाय द सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। ऑब्वियस सी बात है, जो वार्सा पैक्ट था उसका लीडर कौन था? यूएसएसआर। और नाटो का लीडर कौन था? यूएसए। ठीक है, और अब ये कब बनाया गया था? जो वार्सा पैक्ट था वो कब बनाया गया था? ऑब्वियस सी बात है, नाटो के बाद बनाया गया था। कितने साल बाद बनाया गया था? 6 साल बाद बनाया गया था। 1955 में बनाया गया था, 14 में 1955 को बनाया गया था। और इसका प्रिंसिपल क्या था? मतलब ये क्यों बनाया गया था? सिंपल सीधी बात है, इसका जो मेन प्रिंसिपल फंक्शन वो यही था कि नाटो की फोर्स को काउंटर करना। कि अगर कभी नाटो की कोई भी कंट्री हमला कर दे या नाटो हमला कर दे तो उसको टैकल करना, उसको जवाब देना, उसको काउंटर करना। ठीक है, इसलिए बनाया गया था ये वार्सा पैक्ट। ठीक है, और इसका मेन एम ये भी था कि अमेरिका की जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको फैलने से रोकना। ठीक है, नाटो का काम था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलने से रोकना जो यूएसएसआर की थी, और वार्सा पैक्ट का काम था कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फैलने से रोकना जो कि अमेरिका की थी। अमेरिका की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी ना, तो उसको फैलने से रोकना।
ठीक है। कुछ और भी मिलिट्री अलायंस थे, जैसे कि 2 का नाम तो हम पढ़ चुके हैं, नाटो और वारसा। कुछ और भी मिलिट्री अलायंस थे जैसे कि सीटो और सेंटो। इसकी बस आपको एक फुल फॉर्म याद रखनी है, एग्जाम में फुल फॉर्म ही आती है, इससे ज़्यादा सीटो और सेंटो के बारे में कुछ नहीं आएगा। मैंने कुछ डेट लिख दिया है, जैसे कि कब बना था, 8 सितंबर 1954 को बना था सीटो, और जो सेंटो बना था वो 24 फरवरी 1955 को बना था, ठीक है। और जो सीटो है वो कब ख़त्म हो गया था, कब डिज़ोल्व हो गया था, 30 जून 1977 में। और जो सेंटो था, जिसको सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, वो डिज़ोल्व हुआ था 16 मार्च 1979 में, ठीक है जी। और सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता दूं फुल फॉर्म ज़रूर आती है सीटो और सेंटो की। ओके, सो अब बात करेंगे जो मिलिट्री अलायंस बनाया था, इससे सुपर पावर को क्या फ़ायदा हुआ, यानी जो अमेरिका है और यूएसएसआर है उसको क्या फ़ायदा हुआ, और दूसरी तरफ जो छोटी छोटी कंट्रियाँ थी, ठीक है, जो कि नाटो का पार्ट बन गई और वारसा पैक्ट का पार्ट बन गई, उनको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो सुपर पावर को क्या फ़ायदा हुआ कि हेल्प्स टू स्प्रेडिंग देयर आइडियोलॉजी। पहले जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसको सिर्फ यूएसएसआर प्रमोट कर रहा था, और जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका प्रमोट कर रहा था। बट अब क्या था, अमेरिका ने नाटो बना लिया था, तो नाटो की जितनी भी कंट्रियाँ थी वो भी क्या करती थी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करती थी, और जो यूएसएसआर यानी वारसा की जितनी भी कंट्रियाँ थी वो सारी की सारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करती थी। तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया सुपर पावर को कि उनकी आइडियोलॉजी स्प्रेड होने लग गई। दूसरा पॉइंट ये था कि प्रोक्योरमेंट ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, बहुत सारी ऐसी कंट्रियों को अपने साथ मिला लिया, नाटो के अंदर मिला लिया, जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे तो उनको रिसोर्सेज मिल गए। सेम ऐसा ही यूएसएसआर ने भी किया, ठीक है, तो उनको फ्री के रिसोर्सेज मिल गए। तीसरा पॉइंट ये था कि अवेलेबिलिटी ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर कुड लॉन्च देयर वेपन एंड ट्रूप्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि सुपर पावर को क्या, ठीक है, यानी यूएस और यूएसएसआर को क्या मिल गई, ज़मीन मिल गई जहाँ पर वो अपने वेपन्स वगैरह लगा सकते थे, ठीक है, और अपने ट्रूप्स वगैरह भेज सकते थे, अपनी आर्मी वगैरह भेज सकते थे, ठीक है। देखो, बेशक उन दोनों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई, ठीक है, कोल्ड वॉर का मतलब यही था कि उन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई, बट उन दोनों के बीच में डर तो था ना कि कहीं ये दूसरी कंट्री हमारे पे हमला ना कर दे, ये वाली कंट्री हमारे पे हमला ना कर दे, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करे, वेपन्स वगैरह बनाना बहुत बड़े लेवल पे शुरू कर दिया था, ठीक है। और दूसरी कंट्री में अब नाटो, अमेरिका नाटो की कंट्री में वेपन उसने लगाना शुरू कर दिए थे, ठीक है, और यूएसएसआर ने वारसा की कंट्री में वेपन्स वगैरह लगाना शुरू कर दिए थे, ठीक है, और अपने ट्रूप्स वगैरह भेजना शुरू कर दिए थे। जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है, टू यूज़ लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन अदर सुपर पावर, ठीक है। तो जो यूएस है, ठीक है, यूएस क्या करता था, उस कंट्री को अपने साथ मिला लिया जो कि यूएसएसआर के बहुत ज़्यादा करीब थी, ताकि वो क्या कर सके, यूएसएसआर पे नज़र रख सके। और यूएसएसआर ने भी ऐसा किया कि अमेरिका के पास जो कंट्री है ना, ठीक है, उसको अपने साथ मिला लिया ताकि वो अमेरिका में नज़र रख सके। तो ऐसे ये भी फ़ायदा हुआ कि स्पाई करने के लिए उनको कुछ मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि वो क्या करते थे, एक तरह से अमेरिका और यूएसएसआर को क्या मिल गई, फ्री की आर्मी भी मिल गई, ठीक है। जो जो कंट्री वारसा के अंदर आती थी उनकी जो भी आर्मी थी वो एक तरह से किसकी आर्मी मानी जाएगी, यूएसएसआर की आर्मी मानी जाएगी। और जो नाटो के अंदर जितनी भी कंट्री थी, ठीक है, उनकी जो आर्मी है वो एक तरह से अमेरिका की आर्मी बन जाएगी। तो एक तरह से उनको आर्मी का सपोर्ट भी मिला, मिलिट्री का सपोर्ट भी मिला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अच्छा यार, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स के साथ वीडियो मिलेगी, ठीक है। नोट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ना डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में है ना एक जीपी लिंक करके भी नोट्स दे रखा होगा, ठीक है, जीपी लिंक करके दे रखा होगा। और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रखी होगी कि जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ तो एक व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा होगा, उस पर मैसेज करके भी बता सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, वो मैं अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है जी। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। डिस्क्रिप्शन में है ना मेरे न्यू चैनल का लिंक भी दे रखा होगा, तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, उसको भी सपोर्ट करना, ठीक है जी। और मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी दे रखा है, अगर आप उसको भी फॉलो वगैरह करना चाहो तो आप कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि व्हाई डिड द स्मॉलर स्टेट जॉइन द अलायंस, यानी जो छोटी छोटी कंट्री थी उन्होंने नाटो को क्यों ज्वाइन किया, ठीक है, या वारसा को क्यों ज्वाइन किया। इसके पीछे 2-3 रीज़न थे। पहला तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे कि अब उसको ना डर नहीं था
कि कोई दूसरी कंट्री उस पर हमला ना कर दे। जैसे कि नाटो की कोई कंट्री है, ठीक है, उसको डर नहीं था कि कोई दूसरी कंट्री उस पर हमला कर देगी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अमेरिका उसके साथ है, ठीक है। दूसरी बात है उनको वेपन वगैरह मिले, ठीक है। जैसे नाटो के अंदर कोई कंट्री है तो उसको अमेरिका वेपन देता, वारसा के अंदर जो कंट्री है उसको यूएसएसआर वेपन देता, ठीक है। तीसरा, इकोनॉमिकल एड भी मिलती, उनको पैसे वगैरह भी मिलते, इकोनॉमिकल हेल्प भी मिलती। जो नाटो के अंदर कंट्री थी उनको हेल्प करता अमेरिका, जो वारसा के अंदर कंट्री थी उनको हेल्प करता यूएसएसआर। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको समझ आया हो। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। नोट्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, ठीक है, आप उसे डाउनलोड करोगे ना तो लॉगिन वगैरह कर लेना, उसके बाद ऊपर लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी क्लास 12th, ठीक है, तो आप एक टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। वहाँ पर आपको जितने भी मैंने चैप्टर अपलोड करे हैं ना उन सब के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे रखा होगा, जीपी लिंक करके दे रखा होगा, ठीक है। तो जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करना है उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ना हो डाउनलोड तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप बता देना, ठीक है यार। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।